Good morning, all. My name is Shyam Sundar, and I welcome you all to my channel श्याम सुंदर्स एजुकेशन। आज हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने मेरी इससे पहले सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो टू माय चैनल एंड मेरी सिलेबस की वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में करनी है और क्या टाइमलाइंस आपको आपके प्रिपरेशन के लिए रखनी है। इस एग्ज़ाम के दौरान एनसीईआरटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए हम लोग स्टार्ट एनसीईआरटी से करेंगे। एनसीईआरटीज़ क्यों आपको प्रिपेयर करनी चाहिए इज़ बिकॉज़ ये आपका बेसिक फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करती है। ये काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड होती है, वो काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज होती है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाती है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको यहाँ पे, यहाँ से प्रीलिम्स में, मेंस में, इस वजह से एनसीईआरटीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये अदर एग्जाम्स में अगर प्रिपेयर कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी तो उसके लिए भी आपकी हेल्प करेगी। आज के चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लोकेशंस या कौन सी जगह है जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है हिस्ट्री में, डेफिनेशंस क्या है अलग अलग चीज़ों की। जैसे मनुस्क्रिप्ट दिया है तो मनुस्क्रिप्ट का क्या डेफिनेशन होगा, या अगर कोई इंस्क्रिप्शन दिया है, इंस्क्रिप्शन का क्या डेफिनेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। पॉपुलर सिटीज़ और कौन से रिवर्स के बैंक्स पे वो सिटीज़ थे, कौन से रिवर्स थे जो पॉपुलर थे, कौन से टेक्स्ट थे, संस्कृत टेक्स्ट हो जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, अथर्ववेद है वगैरह। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट किंगडम्स भी हम लोग आज देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंडिया का फिजिकल मैप, जहाँ पे हम लोग माउंटेन्स के बारे में स्टडी करेंगे, हिल्स के बारे में स्टडी करेंगे, रिवर्स के बारे में देखेंगे। और अगर आप इनको नोट्स फॉर्मेट में बनाना चाहते हो तो आप टेबल फॉर्मेट में भी इस चीज़ को बना सकते हो। जैसे कि आप एक रिवर लिख सकते हो, उसका जो ओरिजिन है वो आप लिख सकते हो, स्टेट्स कौन से स्टेट से वो फ्लो करती है वो लिख सकते हो, कहाँ जाके मर्ज होती है, कौन से डायरेक्शन में वो फ्लो करती है और उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं। एक रिवर के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में, तो ये अगर टेबल फॉर्मेट में आपके पास में रेडी रहेगा तो ये रिवीजन के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और एक 5 मिनट्स में आपकी इंडिया की सारी रिवर्स जो है वो आप रिवाइज कर सकते हो, रादर देन गोइंग मैन्युअली ऑन द मैप एंड सर्चिंग कि कौन सा किसका ट्रिब्यूटरीज है। ऑल्सो इसको आप इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप पर भी आप ये रिवर्स को ड्रॉ करके आप एग्जैक्टली ये कर सकते हो कि ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती है, कहाँ कौन से स्टेट से फ्लो करती है। इससे आपका रिकॉल रेशो बढ़ता है, तो ये भी आप एक प्रैक्टिस है जो कर सकते हैं। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो चैप्टर है वो लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम हमारा जो रिवीजन हो तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन के टाइम पे हम लोग पूरा बुक ना पढ़ते हुए सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में हो सकता है आपके 40-45 मिनट्स लग जाए, लेकिन जब सेकेंड थर्ड रीडिंग आते आते आपका विद इन 5 मिनट्स पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है और इजीली आपको ये याद भी रहता है। तो रशीदा करके एक लड़की है जिसने न्यूज़पेपर में पढ़ा है 100 ईयर्स अगो। तो वो सोच रही है कि 100 ईयर्स अगो कैसे किसी को याद हो सकता है कि क्या हुआ था। तो ये जो है इंफॉर्मेशन ये कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कल के बारे में अगर हम लोगों को देखना है तो रेडियो पे हम लोग सुन सकते हैं, टेलीविज़न पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, लास्ट ईयर के बारे में किसी को पूछ सकते हैं जिसको याद हो। बट लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो का क्या, जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस बहुत कम था और जो ह्यूमंस तब एग्जिस्ट करते थे जो आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा या हमें क्या चीज़ें पता करनी होती है। तो देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, जैसे कि व्हाट पीपल एट। जनरली यही होता है कि फूड होता है या शेल्टर होता है या आपके क्लोथ्स होते हैं। तो इन्हीं के अराउंड पहले जो प्राइमरी 3 नीड्स है, इन्हीं के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व होती रहेगी। तो हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि वो
क्या खाते थे, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, क्या कौन से कपड़े पहनते थे, एंड द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, और कौन से घरों में वो रहे हैं। ऑल्सो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइफ कैसे होती थी हंटर्स की, जो शिकारी होते थे, हर्डर्स चरवाहे जो होते थे, फार्मर्स जो खेती करते थे, रूलर्स जो किंग्स होते थे, मर्चेंट्स जो बिजनेसमैन होते थे, प्रिस्ट जो पुजारी होते थे, क्राफ्ट पर्सन लोहार सोनार जो होते थे, जो क्राफ्टिंग का काम करते थे, वो कैसे लाइफ उनकी जीते थे, आर्टिस्ट जो पेंटर्स वगैरह होते थे वो उनकी लाइफ कैसे जीते थे, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट। तो ये सारे लोग कैसे उस टाइम पे रहते थे, क्या खाते थे, और क्या कपड़े पहनते थे, इन सारी इनकी लाइफ्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और एक चीज़ है कि हम लोग कौन से गेम्स जो बच्चे छोटे बच्चे होते थे वो खेला करते थे, स्टोरीज़ कौन सी होती थी जो वो सुनते थे, सुनाते थे उनको, कौन से ड्रामा या प्लेज़ वो देखते थे, कौन से गाने गाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पास्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है कि वेयर डिड पीपल लिव, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। ये जो पेज 2 पे मैप दिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, हमारा प्यारा भारत, उस पे नर्मदा रिवर कहाँ पर है, ये कहते हैं कि फाइंड आउट करो। तो ये हम लोगों ने एक फाइंड आउट की है, ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर कौन से स्टेट्स से होकर गुजरती है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नीचे। तो और ये क्या कहते हैं, चलो हमने फाइंड आउट तो कर लिया, नर्मदा रिवर तो हमें मिल गई, सेंटर ऑफ इंडिया में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स। सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स तक लोग जो है ये इसके आजू बाजू में नर्मदा रिवर के बैंक्स पे रहे हैं। और उसमें से जो कुछ लोग थे, तो उसमें देखा गया है कि स्किल्ड गैदरर्स थे। तो एक तो है नर्मदा रिवर, यहाँ पे इसके बैंक्स पे कौन से लोग रहते थे, 1000 ईयर्स पहले स्किल्ड गैदरर्स रहते थे। और वो जो भी चीज़ें गैदर करते थे उसमें मैक्सिमम टाइम उनका फूड ही था। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स, उनको जानकारी थी कि प्लांट्स से उनको क्या क्या मिल सकता है, और सराउंडिंग फॉरेस्ट से वो क्या क्या इकट्ठा कर सकते हैं उनके लाइवलीहुड के लिए। तो उसमें उनके रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स होते हैं खाने के लिए, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी होते हैं जैसे कि हनी हो गया, या और कोई, या रबर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या लकड़ी हो गया, तो वुड हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में उनको पता था, और वो हंटिंग का भी काम करते थे। अभी हमें ये बोल रहे हैं कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस मैप। अभी ये जो मैप है इसको हम लोग थोड़ा मार्किंग कर रहे थे, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सो दिस बिकम्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान हिल्स ये जो दिख रही है आपको, ये है सुलेमान एंड किरथार हिल्स, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान का पार्ट है। तो ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि नॉर्थ वेस्ट में है। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे सवाल कि सुलेमान एंड किरथार हिल्स आर लाइंग टू दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया या नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे ऑप्शन चेंज करके वो देंगे और आपको पूछेंगे एग्जैक्टली ये कहाँ पर है। तो इसको याद रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ये मैप के ज़रिए इजीली रिमेंबर कर सकते हो। तो सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो है वो उनको हम लोग मैप करेंगे, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। Okay. Some of the areas where women and men began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. तो wheat and barley का जो प्रोडक्शन है वो 8,000 साल पहले यहीं पे किया गया है। कहाँ पे किया गया है कि पीपल पीपल ऑल्सो बिगम रियरिंग एनिमल्स। तो ये यहाँ सुलेमान एंड किरथार हिल्स में वीट एंड बार्ले का जो प्रोडक्शन है वो किया गया है। और इनका कहना है कि पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स, एनिमल रियरिंग जो होता है, शीप पालते हैं, जो गोट्स होते हैं वो कैटल्स होते हैं, उनको जो पालते हैं, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, वो आपको गारो हिल्स में देखने को मिलेगा। गारो हिल्स ये नॉर्थ ईस्ट में आता है इंडिया के,
और गारो हिल्स के आजू-बाजू में भी 2-3 हिल्स है, इसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गारो हिल्स के बाजू में 2 हिल्स है, जो एक नाम में या 2 नाम में भी आप जान सकते हो इसको। कंबाइनली कभी उनका नाम प्रोनाउंस किया जाता है, कभी उनको अलग-अलग माना जाता है। और एक और हिल है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ऑल्सो हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आते हैं। वो स्टेट्स कौन से हैं? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, देन त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, 1, 2, 3, 4 और नागालैंड है। ये 7 स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जाने जाते हैं। ओके, मूविंग अहेड। तो ये नॉर्थ ईस्ट में गारो को लोकेट करने के लिए बोल रहे हैं और विंध्यास को लोकेट करने के लिए बोल रहे हैं सेंट्रल इंडिया में। तो विंध्यास जो है वो जस्ट नर्मदा रिवर के ऊपर में आपको दिखेगा। विंध्यास कहाँ से कहाँ तक है, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है कि विंध्यास कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जगह पे जो है एग्रीकल्चर डेवलप हो गया और वहाँ पे राइस भी ग्रो किया गया। तो राइस के बारे में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में पहली बार जो है वो राइस ग्रो किया गया, कुछ इस पार्ट में यहाँ पर। यह आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी यहीं पर हमें दिखता है कि ये जो इंडस रिवर है जिसका ओरिजिन समवेयर तिब्बतन रीजन से ये ओरिजिनेट करती है और उसके बाद में लेह लद्दाख होते होते ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, जिसके ट्रिब्यूटरीज जो है वो काबुल रिवर दिख रही है यहाँ पे, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये भी आपको लिखना है और ऑल्सो ये भी लिखना है कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से स्टेट्स में ये फ्लो करती है और ये मर्ज इंडस को होके कहाँ किस डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगेन मूविंग अहेड, about 4,700 years ago, earliest cities were flourished on the banks of these rivers. 4,700 साल पहले इंडस रिवर के और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास कुछ सिटीज़ जो है वो फ्लरिश होने लगे, कुछ सिटीज़ जो है वो निकल कर आने लगे। और उसके बाद में 2,500 ईयर्स अगो, उसके कुछ सालों बाद, लगभग 2300 साल बाद, सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एज वेल। तो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके अलोंग साइड में और द सी कोस्ट में जो है आपको काफ़ी सारे सिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक सिटीज़ की इन्होंने बात की है जो है मगध सिटी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। ये है गंगा रिवर। गंगा का ओरिजिन आपको बताना है और आपको बताना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऑल्सो जो सोन रिवर है जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इसका ओरिजिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपको ये भी बताना है कि ये कौन से स्टेट में मर्ज होती है गंगा से, ये भी पूछा जाता है कि सोन रिवर गंगा से इस स्टेट में मर्ज होती है। तो सोन कहाँ पर जाकर मिलती है वो भी आपको बताना है। मगध जो है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि वहाँ पे मगध करके एक सिटी है जिसका रूलर जो है वो बहुत पावरफुल है और उनका बहुत लार्ज किंगडम भी था। तो उनका सिर्फ मगध का जो किंगडम है वो सिर्फ बिहार के आसपास नहीं बट कि
अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में भी वो फैला हुआ था। तो देखो यहाँ पे कहीं है आपका मगध, गंगा के साउथ रीजन में, सदर्न रीजन में उन्होंने बोला है, साउथ ऑफ गंगा। यहाँ पे मगध है, कहीं यहाँ पे बिहार है। मगध का एक पावरफुल किंग रह चुका है, इनका नाम ए से स्टार्ट होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए, कुछ उनको उनकी जो लाइवलीहुड की ज़रूरतें है उसको पूरा करने के लिए, और जाते जाते उनको उनके ट्रैवल के दौरान हिमालयस जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स उनको दिखते थे, डेजर्ट थे, थार जैसे डेजर्ट है। ये थार डेजर्ट जो है हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, राजस्थान में फ़िलहाल ये लोकेटेड है और हमेशा ही रहेगा ऑब्वियसली। तो डेजर्ट से उनको गुजरना पड़ता था, रिवर्स से उनको गुजरना पड़ता था, काफ़ी सारी रिवर्स जो दिख रही है यहाँ पे। तो जब एक बंदा समझो इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहा होगा अरब कंट्रीज़ में, तो उन्हें इन सारी रिवर्स से होके गुजरना पड़ता होता, या चाइना से कोई आ रहा है तो हिमालय से होके उनको इंडिया आना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में होती थी। तो ये डेंजरस, कभी कभार लाइफ टेकिंग भी होती थी, वो जान भी चली जाती थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं थी। तो लोगों ने आना जाना लोगों का चलता ही रहता था, क्योंकि उनको ट्रेड भी करने थे, उनको किंगडम्स भी बढ़ाने थे, उनको फार्मिंग भी करनी थी, अलग अलग जगह पर जाकर एक्सप्लोर करना था, रिसोर्सेस कलेक्ट करने थे। तो इसके लिए उनको ट्रैवल करना एक मैंडेट हो गया था। मेन एंड वेमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। यूजुअली जो लोग हैं वो लाइवलीहुड के सर्च में ही इधर से उधर मूव करते थे। एस ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। तो समझो एक जगह पे, ए जगह पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे फ्लड आ गया तो सब पानी हो गया, तो ए जगह से निकल के उनको बी जगह पे जाना पड़ेगा। ऑल्सो अगर बी जगह पे समझो ड्रॉट आ गया, अगर ये ड्रॉट आ गया बी जगह पे, तो बी जगह पे तो कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, तो बी से निकल के उनको सी जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें उनके साथ में होता था, कभी फ्लड की वजह से, कभी ड्रॉट की वजह से उनको हमेशा घूमते ही रहना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। जो मैन थे वो आर्मीज को ज्वाइन करते थे जो किंग की होती थी, और जो कॉन्कर करते थे दूसरे एरिया में, दूसरे के रीजन में जाके और लड़ाई करके या उनसे बातचीत करके, उनको खुद का जब एम्पायर बड़ा करना होता था तब बातचीत करके, लड़ाई करके, वो जो उसको कॉन्कर करके वो लोग उस लैंड को जीत लेते थे, और फिर वो लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो रिसोर्सेज होंगे उसके, वो सारे किंग को डिलीवर होते थे, और किंग फिर बाद में इन सब चीज़ों को खुद के पास भी रखता था और प्रजा में भी बांटता था। अभी बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल विथ कारावान्स और शिप्स। जो मर्चेंट्स होते थे उनके पास में हमेशा कुछ ना कुछ सामान रहता था कैरी करने के लिए, तो लगेज हमेशा उनके साथ में रहता था, पास में रहता था, जो उनको कैरी करना पड़ता था। तो ये सारा जो सामान है वो जब वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि खुद से तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा सामान होगा तो थक भी जाते थे, को ट्रैवल भी करना पड़ता था। तो वो कारावांस जो व्हीकल्स होते थे ना उस टाइम के, उसमें वो ट्रैवल करते थे या शिप्स में ट्रैवल करते थे। जैसे कि एक रिवर से दूसरी एक रिवर से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या सी से जाना है, सी रूट से जाना है, तो शिप्स और कैरावांस का जो यूज़ है वो लैंड के लिए यूज़ करते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स होते थे उनके पास में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। जब प्रीस्ट होते थे
पुजारी जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करेंगे? ये तो बिज़नेस नहीं करेंगे, तो ये क्यों ट्रैवल करते थे? ये इसलिए ट्रैवल करते थे क्योंकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है इनको, धर्म का ज्ञान है या जो भी इन्होंने थ्रू मेडिटेशन जो चीज़ें हासिल की है या जो वर्ल्ड को वो समझते हैं, जो जो संसार है उसके बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें समझी हैं, तो उसके लिए उसको जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो लोगों को समझाते थे कि देखो धर्म ऐसा होता है या देखो संसार में ये होता है, वैसा होता है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों के, पुजारियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ जो भी इंस्ट्रक्शंस है उस टाइम पे शायद वो देते होंगे। सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करते थे। सोचो अभी उस टाइम पे रेड बुल वगैरह ऐसे कुछ ड्रिंक्स तो नहीं होते थे मॉन्स्टर्स जैसे, तो लोग ऐसे ही ट्रैवल कर जाते थे एडवेंचर के लिए, कि देखने के लिए कि इस जगह का फूड कैसा है, या यहाँ पे लोग कपड़े कैसे, क्लोथ्स कैसे पहनते हैं, या यहाँ पे कौन से जो आइटम्स हैं, वैल्यूएबल गुड्स, वैल्यूएबल गुड्स कौन से हैं, उनकी सर्च में भी लोग जाते थे। तो बहुत एडवेंचरस लोग भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि उस टाइम पे सिर्फ घूमने के लिए, सॉरी, लाइवलीहुड के लिए या किसी का रीजन जीतने के लिए लोग जाते थे। लोग तब एडवेंचर के लिए भी जाते थे। उनको देखना होता था कि दूसरी जगह कैसी है, नई नई चीज़ें उनको एक्सप्लोर करनी थी, और फिर वो जब वापस आते थे, रिटर्न आते थे, तो या तो वो अपनी बुक्स में वो उसे लिखते थे, या तो वो स्टोरीज के थ्रू लोगों को बताते थे, और इस तरह से भी वो फेमस हुआ करते थे। उनको डिस्कवर करना था नई जगह, नए प्लेसेस। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ आइडियाज हुआ। एक जगह से दूसरी जगह जो आइडियाज़ है, जो लोगों का एक्सपीरियंस होता था, वो शेयरिंग होने लगे। तो अगर समझो ए कंट्री का बंदा है, वो बी कंट्री को विजिट करता है, और वापस जब ए कंट्री में जाता है तो वो लोगों को बताता है कि बी कंट्री में ऐसा है, वैसा है, आपको ये चीज़ें वहाँ देखने मिलेगी, वो चीज़ें कुछ एग्जैजरेट करके भी लोग बोला करते होते होंगे। तो वही जो बाकी के जो लोग हैं जो ये स्टोरी सुन रहे हैं ना, ये भी क्या करेंगे ना, ये भी जाना चाहेंगे इस जगह पे। तो ये जो एक्सपीरियंस ये शेयर करते थे ना, या जो वैल्यूएबल गुड्स है वो दूसरी कंट्री से लाके एक कंट्री में वापस लाके यहाँ पे बेचना, ज़्यादा दाम में बेचना, ताकि उनका थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तब हुआ करती थी। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आज की डेट में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? तो वापस से वो मैप वन में जाके देखने के लिए बोल रहे हैं। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वाइल it was difficult to cross these frontiers. Those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. हमारा प्यारा भारत अगर आपने देखा तो प्यारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको प्रोटेक्ट करता है हिमालयाज, या यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, वो थोड़ा बहुत आपकी रिवर्स करती है, ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए ज़्यादा जो मार्च हुआ है ना, वो यहीं से हुआ है। इंडिया में जितने भी लोगों ने इन्वेड किया है वो सब नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही आए हैं, क्योंकि यहाँ से वो आते थे तो यहाँ पे सी था, इजीली लोगों को कैप्चर कर सकते थे, यहाँ पे लोगों को अंदर घुसने से रोक सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जगह थी, ज़मीन थी, खाली थी, तो लोग यहाँ पे मार्च करके आते थे। बट इंडिया को टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट करता रहा है हिमालयाज। सी शोर, जितना भी समंदर का इलाका है वो उसने प्रोटेक्ट किया है। और यहाँ पे कुछ हिल्स जो है, जैसे गारो हिल्स है, जैंतिया खासी हिल्स और नागा हिल्स जो है, तो इन्होंने भी काफ़ी प्रोटेक्ट इंडिया को किया है आउटर अटैक से। पीपल फ्रॉम द People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here.
अदर जगह से जो लोग आए हैं वो इंडिया में आके यहीं पे सेटल हो गए। यहाँ का एनवायरनमेंट उनको अच्छा लगा, यहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल थी और यहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं रह जाते हैं। Facing page. This is a map of South Asia, including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China, and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is a smaller than a continent, but it is in very large portion and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. यही चीज़ हम लोगों ने देखी है कि हमारा भारत भारत जो है उसके आसपास की कौन सी कंट्रीज़ है, तो जैसे आज की डेट के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के। और उसके बाद में जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ है, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया, ये सारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इससे हमारा इंडिया थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, जिसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ऑल्दो ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, इसको नहीं बोल सकते, बट ये सब कॉन्टिनेंट इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से छोटा भी नहीं है। अगर देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो वहाँ पे समंदर है, वहाँ पे हिल्स भी है और माउंटेन्स भी है। तो एक ऐसा रीजन जो इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो है हमारा ये रीजन, ये पूरा रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड और कल्चरल ट्रेडिशंस, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि कल्चर जो है, जैसे लैंग्वेजेस आपकी होते हैं, क्लोथ्स होती है, फूड होता है, तो ये सारा चीज़ों की वजह से आपका कल्चर काफ़ी एनरिच होता है। इंडिया का कल्चर काफ़ी एनरिच क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर 5 to 10 किलोमीटर्स पे आपको अलग-अलग लोग, अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग चीज़ें खाने को मिलती है, अलग-अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि अलग-अलग इन्वेजन्स इंडिया पे टाइम टू टाइम होते रहे हैं। People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several hundred years ago. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो कुछ टेक्निक्स भी साथ में सीख के आते थे। कुछ जो स्टोन कटिंग टेक्निक्स होते थे तो उनको कार्विंग के लिए नए नए जो स्किल्स है वो सीख के आते थे। म्यूज़िक कंपोज करते थे, अलग अलग जगह पे जाके उनके एक्सपीरियंस को वो म्यूज़िक में म्यूज़िक जो जो भी वर्ड्स होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको कंपोज करके म्यूज़िक में वो लोगों को सुनाते हैं थे। कुकिंग भी करते थे, अलग अलग जगहों के अलग अलग फूड जो है वो भी एक्सचेंज काफ़ी होता था। ओके, नेम्स ऑफ द लैंड। ओके, टू ऑफ द वर्ड्स ऑफन यूज फॉर अ कंट्री एज इंडिया एंड भारत। इंडिया को हम लोग इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ है? तो इंडिया जो है वो कहाँ से आया है? वो इंडस रिवर से आया है, जो सिंधु जिसको संस्कृत में सिंधु कहा गया है। तो जो ईरानियंस थे और ग्रीक जो लोग थे, वो लोग जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में 2500 साल से कुछ लोग रह रहे हैं जो इंडस रिवर के आसपास रह रहे हैं। तो उन्होंने उनको हिंदोज कहा या इंडोज कहा, क्योंकि ह और ई से वो प्रोनाउंसिएशन का उनका जो भी है, तो हिंदोज बोलते बोलते वो इंदोज बोलने लगे और यही से जो लैंड है, जो आपके इंडस रिवर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो लैंड है ऑन द ईस्ट ऑफ रिवर इज कॉल्ड इंडिया। तो जो लैंड था ईस्टर्न रिवर्स के ईस्ट में, उसको उन्होंने इंडिया का नाम दिया, जिसको भारत भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेदा में उसे भारत बोला गया है। ऋग्वेदा एक संस्कृत का टेक्स्ट है जो कि कंपोज हुआ है लगभग 3500 साल पहले। तो एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद
एक है यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। ये कब कंपोज हुए हैं, इसके कंटेम्प्ररी कौन किंग्स थे, इसके कंटेम्प्ररी कौन आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस थे, इसके कंटेम्प्ररी कौन से साम्राज्य थे, वो सारा चीज़ें पूछा जाता है। कौन सा ईयर में इनको कंपोज किया गया है, कभी कभी इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट और फ्रॉम द लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ऋग्वेदा जब 3500 ईयर्स अगो उसको लिखा गया था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। कुछ छूट तो नहीं रहा है? ओके, थोड़ा सा इस मैप को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि रिवर्स जो है ना वो ईस्ट साइड फ्लो करती है, बट इंडिया में ऐसे भी रिवर्स है जो वेस्ट साइड भी फ्लो करती है। गिनी चुनी है उसमें से नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ फेमस नदियाँ हैं। हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है वो गुजरात से स्टार्ट होकर केरला तक जाता है। कौन से स्टेट से वो गुजरता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट से भी कुछ छोटे छोटे रिवर्स है, 2-4 रिवर्स है जो आपके अरेबियन सी में जाती है। उसको आपको ढूंढना है कौन सी रिवर्स है और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। थार डेजर्ट कहाँ पर है, कितने स्टेट्स में ये स्प्रेडेड है, आपको पता होना चाहिए। अगेन ये जो रिवर्स है ये कौन से स्टेट से फ्लो करती है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी रिवर, ये सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सारी रिवर्स जो है अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में ड्रॉन करती है या मर्ज करती है। और यहाँ पे कुछ हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी देख रहे हैं। यहाँ पे नॉर्थ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कौन से है, साउथ कौन से है, सेंटर में कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके अलग अलग नाम हैं। और थोड़ा सा एरिया ना ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे दिख रहा है, छोटे 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 ऑन द सदर्न साइड ऑफ इंडिया, वो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप काफ़ी चर्चा में था 1-2 साल पहले और यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप स्टडी कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हाँ यस हिमालयाज़ रह गए। तो हिमालयाज़ जो है कौन से स्टेट से स्टार्ट होता है, क्या वो लेह लद्दाख से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कौन से स्टेट से होकर वो गुजरते हैं। और ऑल्सो यहाँ पे कहीं पे ना हिमालय का टॉलेस्ट माउंटेन है, वो कौन सा माउंटेन है वो भी आपको लिखना है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अभी जो पास्ट के बारे में हम लोग जानते हैं वो किस वजह से जानते हैं, क्योंकि देर आर सेवरल वेज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च एंड रीड बुक्स दोज वर रिटन लॉन्ग अगो। जो बुक्स थे जो बहुत सालों पहले लिखे गए थे, तो उनके बारे में वहाँ से आप जान सकते हो कि एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी और कैसे लोग जीते थे, जिनको मनुस्क्रिप्ट्स यहाँ पे कहा गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि मनुस्क्रिप्ट्स क्या है और इनका यूज़ किस लिए होता है, या जो वर्ड मनु है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हैंड। और ये क्या मनुस्क्रिप्ट्स पत्थर पे लिखे जाते हैं, स्टोन्स पे इनका जो है कार्विंग किया जाता है, या इनको बार्क पे या लीफ पे जो है पाम लीफ पे इनको इनको लिखा जाता है क्या, ये सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इस पैराग्राफ को आप इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी रख सकते हैं और इसको आप 1-2-3 बार जब रीड करेंगे तब आपको पूरा चीज़ें याद रह जाएगी। पेज फ्रॉम पाम लीफ ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स, ये जो नीचे दिखाया गया है ये manuscripts was written 1000 years ago. Palm leaves were used and cut into pages tied together to make the book. To see a bark manuscripts turn to पेज नंबर 37 पे भी दिया है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो मनुस्क्रिप्ट्स किस पे लिखे जाते थे, पाम लीव्स पे। और दिस मेनी मनुस्क्रिप्ट्स वर इटन बाय इंसेक्ट्स, क्योंकि ये लकड़ी पे लिखे जाते तो ऐसा चांसेस थे कि इंसेक्ट्स इनको खा ले या डिस्ट्रॉय भी ये हो जाए, बट मेनी ऑफ देम सर्वाइव्ड।
चलो थैंकफुली मेनी ऑफ देम सर्वाइव, जिसकी वजह से आज हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ओके। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, टेम्पल्स में इनको रखा जाता है, एंड मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स में रखते हैं, मोनास्ट्रीज में रखते हैं। दिस बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस भी बिलीफ्स के बारे में यहाँ पे लिखा जाता था, प्रैक्टिसेस के बारे में, द लाइव्स ऑफ किंग्स, किंग्स किस तरह लाइफ जीते हैं, मेडिसिन क्या क्या है उस ज़माने में, या जो साइंस उस ज़माने में था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। बिसाइड्स देवर और एपिक्स भी थे, पोएम्स भी लिखे गए, प्लेस भी लिखे गए, तो सारी सारी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट आपको मनुस्क्रिप्ट्स में दिखेंगे। ओके, दिस इज important. Many of these were written in संस्कृत, संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा लिखे गए थे। अदर्स वर इन प्राकृत, प्राकृत में भी ये लिखे गए थे, जो कि लैंग्वेज थी ऑर्डिनरी पीपल की। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्राकृत वॉज अ लैंग्वेज ऑफ किंग्स और यूज्ड बाय हायर अथॉरिटीज़, और जो प्रीस्ट थे उनकी जगह पे उनके द्वारा यूज़ की गई थी क्या, ऐसा पूछ सकते, जो कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। प्राकृत लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, एंड तमिल जो हायर अथॉरिटीज़ थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ओके, मूविंग अहेड, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस भी देख सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस होते हैं कुछ भी चीज़ें जो, जैसे एक स्टोन पे लिखा गया है, एक लैंग्वेज है, उसको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कुछ लिखा गया है यहाँ पे, स्टोन्स में इसको लिखा है, इसीलिए ये बहुत सालों तक प्रिजर्व्ड रहते हैं, इजीली ये ख़राब नहीं होते हैं या डाइल्यूट नहीं हो जाती ये डिटेल्स। और इतनी बारीकी से इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है ना, तो ये बताती है कि उस टाइम पे उनका लैंग्वेज में कितना इंटरेस्ट था, उनका जो जो भी चीज़ें लिखना हो, पढ़ना हो, उसमें उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट था उनका। दीज आर रिटन रिलेटिवली ऑन अ हार्ड सरफेस, स्टोन्स पे लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो स्टोन्स पे लिखे जाते हैं या मेटल पे भी लिखे जाते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड, ओबे देम। कभी कभी आज की डेट में होता है ना, सिग्नल के आजू बाजू में प्ले जो होते साइन बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं, या रोड के बाजू में साइन बोर्ड्स लगे हुए रहते थे। अब उस टाइम पे इंटरनेट तो नहीं हुआ करता था, तो राजा को अगर कुछ बोलना है तो वो ट्विटर पे तो नहीं जा सकते, कहीं और तो नहीं जा सकते, तो वो कहाँ पे जाएंगे, तो वो ऐसे स्टोन्स पे या जो मेटल होते हैं उस पे बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। हमारा एक काफ़ी, हमारे देश के जो काफ़ी ज़्यादा फेमस एक एम्परर रह चुके हैं, अशोका जी, इन्होंने काफ़ी इंस्क्रिप्शन किया है, पोल्स पे किया है, अलग अलग जगह पे किया है इंडिया में, तो इनके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 years ago and was found in कंधार। कंधार, कंधार कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है कंधार, और इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका, अशोका जी के नाम पे ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा गया था। जो रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, चैप्टर 8 में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ साइंस, व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इनटू टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, ग्रीक में लिखा गया था और अरेमिक में ये लिखा गया था, दो अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया था, और विच वर यूज्ड इन द दिस एरिया। तो क्या
एम्परर अशोका अरेमिक जानते थे, ग्रीक जानते थे, तो यस, ये पूछा जा सकता है। या ऐसे कुछ उटपटांग सवाल कभी कभी पूछ लिया करते हैं एग्जामिनर, जस्ट टू टेस्ट द माइंडसेट of the people who are giving exam. So where men and women including kings and queens recorded what they did, जो उन्होंने काम किया है, जो भी इन्होंने रिकॉर्ड्स किए हैं, विक्ट्रीज इन्होंने जीती है, बैटल्स इन्होंने जीते हैं, तो बैटल्स इन्होंने फॉट किए हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पे इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिटन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़? इस हार्ड सरफेस पे लिखने के लिए कितनी डिफ़िकल्टी आई होगी उनको, और कैसे क्या-क्या इन्होंने टूल्स यूज़ किए होंगे, या इसके क्या एडवांटेजेस थे, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछा है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दोज़ वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज़ हू स्टडी दीज़ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। वो काफ़ी ईज़ी वर्ड है, वैसे आपको याद रह जाएगा ये आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन सारी चीज़ों को लिखी हुई जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको पढ़ते हैं और उनको कुछ मीनिंग ड्रॉ करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। पेंटिंग्स भी ये स्टडी करते हैं, स्कल्पचर्स भी देखते हैं ये। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, खोदना जिसको बोलते हैं ना, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पता चलता है कि कौन से कॉइन्स उस टाइम पे करेंसी जो थी वो चलती थी, कौन से ऑर्नामेंट्स यूज़ किया जाते थे, पैन्स, पॉट्स कहाँ पे खाना बनाते थे, वेपन में क्या वो यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ों के लिए डिगिंग करते हैं कौन, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, कभी कभी स्टोन के रहते थे, कभी बोन्स के रहते थे, कभी बेक्ड क्ले होता था या मेटल के होते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्पेरिशेबल मतलब जो पेरिश नहीं होता है जल्दी से, और या जो ख़राब नहीं होता है जल्दी से, तो ऐसी चीज़ें यूज़ की गई थी जो जल्दी से ख़राब ना हो। अब इस चैप्टर के एंड में हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ आपको आर्कियोलॉजिस्ट के जो फाइंडिंग्स है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको कि कॉइन्स दिख रहे हैं, ये एक पॉट है, बेक्ड क्ले जिसको बोल सकते हैं, पॉट फ्रॉम ओल्ड सिटी, 7000 ईयर्स वाला है। राइट में जो है सिल्वर कॉइन दिख रहा है आपको, 2005 ईयर्स अगो जो यूज़ किया करते थे कॉइन्स। आज के और कॉइन्स में और इन कॉइन्स में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आज के कॉइन्स प्रॉपर शेप में होते हैं, डिज़ाइंस प्रॉपरली उनमें होते हैं, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी आपके करेंसी नोट्स पे देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, तो जो राजा को ठीक लगा वो बना दिया उन्होंने, और क्या। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। ये किस लिए, क्योंकि किस तरह से वो क्या खाना खाते थे, इसलिए उनके बोन्स वगैरह अगर उनको मिले तो पता चले कि वो फिश खाते थे क्या, या कुछ कोई और एनिमल खाते थे क्या। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, मतलब प्लांट के जो रिमेन्स है वो तो सर्वाइव नहीं कर पाए, बट सीड्स ऑफ ग्रेन, पीसेस ऑफ वुड हैव बीन, बट जो सीड्स है, ग्रेन या पीसेस ऑफ वुड है जो जल गए हैं, वो अभी चार्ड फॉर्म में सर्वाइव किए हैं। मतलब जो होता है ना जलने के बाद में जो बच जाता है वो, जो चारकोल जिसको बोलते हैं। डू यू थिंक क्लोथ्स फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, कपड़े हमेशा ही मिलते थे क्या उनको? आई डोंट थिंक सो मिलते होंगे। उस टाइम पे तो पता नहीं कौन सा कानून चलता था, 4000-5000 साल पहले, पता नहीं कपड़े भी ढंग से थे या नहीं, तो शायद पत्तों से ही काम चलाते होंगे वो लोग। तो historians that are scholars who study the past often use the word source to refer the information found in from manuscripts, inscriptions। manuscripts भी हम लोगों ने देखी, palm leaf पे जो या bark of tree जो है उस पे लिखा करते थे, inscription stone पे या metal पे या clay पे जो inscriptions है,
एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो है जिनको ये सारा मटेरियल जो ढूंढने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, वो लोग ये ढूंढ के हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ना, अगर कोई चीज़ हमें मिल गई, समझो दिख गई, और उसका सोर्स पता चल गया कि कहाँ से ये होगा, तो उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को पता चल सकती है। जैसे कि वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, खान पान। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, एक थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जो भी हम लोग ख्यालात हैं हमारे उस टाइम पे कैसे होते थे, क्या होते थे, उसे हम लोग इमेजिन कर करके वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues and find out about our past। तो डिटेक्टिव्स जैसे ही होते हैं, जैसे आज के डिटेक्टिव्स किसी चीज़ की खोज करते हैं, वैसे ये लोग उस ज़माने में कैसे होता था, कैसे लोग जीते थे, इन सारी चीज़ों की खोज करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वन, पास्ट और मेनी। तो क्या एक ही पास्ट था या बहुत सारे थे? तो मतलब अवर पास्ट क्यों लिखा है इन्होंने? क्योंकि प्लूरल है ना, you draw to draw the attention of the fact of the past different for different groups of people। सिर्फ जो पास्ट है जिसको हम लोग अभी रीड कर रहे हैं, क्या वही एक पास्ट होता होगा क्या? इसके अलावा भी तो हो सकता है ना। जैसे कि कॉमन मैन जो है उनके कुछ पास्ट होंगे, कॉमन वुमेन जो है उनके कुछ पास्ट होंगे, प्रीस्ट उनके कुछ पास्ट होंगे, किंग्स के तो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस में तो लिखे हैं तो उनको तो पता है, लेकिन बाकी लोगों के भी तो पास्ट होते होंगे। लेकिन क्योंकि इनका जो कोई प्रूफ हमारे पास में नहीं है, तो इनके बारे में काफ़ी कम जानकारी हमें मिलती है। द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, क्योंकि उनको जगह जगह से उनको शिफ्टिंग करना पड़ता था। उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी, उनको हर्डिंग करना पड़ता था, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करना पड़ता था, फ्लड से बचना था, ड्रॉट से बचना था। तो उनकी लाइफ ईज़ी नहीं थी। एक अलग-अलग जगह पे जब वो ट्रैवल करते थे, तब कभी माउंटेन्स, कभी रिवर्स, कभी जो डेज़र्ट थे उनका सामना उनको करना पड़ता था। तो इसीलिए ऑब्वियसली इनकी लाइफ थोड़ी अलग होगी किंग्स एंड क्वींस से। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन, क्योंकि मर्चेंट जो है वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, क्राफ्ट पर्सन जो है वो क्राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है। तो दोनों की लाइफ काफ़ी अलग होती थी। क्राफ्ट पर्सन एक ही जगह पे रह के काम करते थे, इनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था बिजनेस के लिए, मर्चेंट्स को। तो इनके एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे और क्राफ्टमैन के एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे होंगे, जिनके जो लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे एक दूसरे से। तो पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, आज भी होता है। नॉर्थ साइड में कुछ अलग दिखने को मिलता है, साउथ साइड में कुछ अलग दिखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स टू गेट देयर ओन फूड by fishing, hunting, collecting forest produced. By contrast, most people living in the cities depend on others' supply of the good. Differences such as these exist in the past as well। अंडमान और निकोबार में जो लोग रह रहे हैं उनको तो खुद का खाना खुद लाना पड़ता है, बट हम लोग खाना कैसे मंगाते हैं? स्विगी, जोमेटो, और क्या क्या है, उबर ईट्स, पैंडा। पैंडा का कोई वेबसाइट है, ऐसे कुछ वेबसाइट से हम लोग खाना मंगाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं। या हम लोग को अगर कहीं बाहर खाना जाना हो तो रेस्टोरेंट्स या होटल्स में हम लोग जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था ना, या अंडमान निकोबार में तो ऐसा नहीं होता होगा ना। उनका तो वो तो आदिवासी लोग हैं, तो उनका लाइफ तो बहुत अलग है हमसे। बिसाइड्स देर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। और एक क्या डिफरेंस है? We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers, or herders did not keep their records of what they did, while archaeology क्या हुआ?
helps us to find out their lives. मेरा पेन काम करना बंद कर दिया, इट्स ओके। वाइल आर्कियोल अरे चलो हो गया वापस, ये भी थक गया लगता है। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच मोर रिमेन्स दैट आर अननोन। अब डेट्स के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है कि डेट्स क्या होते हैं। तो प्रोबेबली आपने देखे होंगे कि 2000 साल से हम लोग एक साल गिन रहे हैं, अभी चल रहा है 2026। तो these are the counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ। तो एक संत महात्मा हुए जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट ने के जन्म से पूरी दुनिया जो है वो काउंटिंग करती है, किसकी? डेट्स की। तो जीसस क्राइस्ट से पहले जो लोग रह कर गए हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, इसको बीसी बोलते हैं। और उनके बाद में जो भी लोग अभी हम लोग जिसमें रह रहे हैं उसको कॉमन एरिया बोलते हैं या एनो डोमिनी बोलते हैं। तो समझ, फॉर एग्जांपल सम्राट अशोक जी है, वो 268 से लेके 232 तक उन्होंने 40 साल जो है वो राज किया। तो उनका जो काउंटिंग होगा, उनका जो रेन होगा, तो वो ऐसा नहीं होगा कि 232 से लेके 268 जैसा आज की डेट में कैलकुलेट करते हैं। ये सारा बैकवर्ड्स होता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला सारा चीज़ें बैकवर्ड चलता है और इसके बाद में सब चीज़ें फॉरवर्ड चलता है। तो इसलिए इनका जो टेन्योर है वो यहाँ पे किसी भी किंग का आपको उल्टा ही दिखेगा। जैसे अगर BCE लिखा है तो पहले बड़ी फिगर आपको दिखेगी और उसके बाद में दिखेगी छोटी फिगर 350। तो 400 साल पहले, 350 साल पहले, फिर ये 200 साल हो जाएंगे, फिर 100 साल हो जाएंगे, फिर जीसस के बर्थ से पहले 10 साल, और फिर जीरो पे हो गई जीसस क्राइस्ट की का बर्थ। और उसके बाद में स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 ऐसे करते करते हम लोग 2026 में पहुंचे। 2026 साल, 2026वां साल हम लोग जी रहे हैं, ऐसा ही इनका कहना है। और क्या बोलते हैं ये फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, और सबको पता है 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, जैसे मैंने बताया। हैव द लेटर्स ऑफ BC बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। In this book, we will refer to the days going back from the present using 2000 our starting point. Okay. यहाँ पे कुछ लिखा गया है लेटर विद डेट्स। तो बिफोर क्राइस्ट इज BC और आफ्टर द क्राइस्ट इज एनो डोमिनी, या इसको BCE और CE कॉमन एरा भी बोला जाता है। तो यहीं पे ये सारी चीज़ें दी है। अभी आगे बढ़ने से पहले और जो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ में करूँगा, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने की थी। वो है कि आप इस चैनल को ये चैनल मैं पर्सनली चलाता हूँ, तो इस चैनल को कोई फंडिंग सोर्सेस है नहीं, तो आप इस चैनल को पर्सनली फंड कर सकते हो। जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे उसकी हेल्प आप मुझे कर सकते हो। हेल्पिंग की कोई अमाउंट नहीं होती है, एंड आई बिलीव इन थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी। जितना आप देते हो उसके 10 टाइम्स 100 टाइम्स आपको चीज़ें मिलती है। तो अगर कोई 10 रुपये करना चाहे, 20 रुपये करना चाहे, 1000 10,000 जो भी अमाउंट है आप इस चैनल को डोनेट कर सकते हो। ये मुझे हेल्प करेगी अदर वीडियोस बनाने में, थोड़ा सा रिसर्च करने में, फाइंडिंग्स करने में, थोड़े से बुक्स वगैरह जो भी है मुझे परचेस करना पड़ता है इस चैनल को चलाने के लिए, जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं इन सारी चीज़ों में मुझे हेल्प होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मुझे मोटिवेट करेगी आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाने में। इसका कोई मिनिमम, इसका कोई अमाउंट है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप आपकी मर्ज़ी से जितना चाहे आप डोनेट कर सकते हो। डोनेशन जो है उसका 10% मैं
डोनेट अपना आपका जो पैसा होगा उसमें से 10% जाएगा डोनेशन में, जिसके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मैं आने वाले मेरे कुछ जो वीडियोज़ होंगे उनमें मैं डालने वाला हूँ। एंड आफ्टर एवरी 10K सब्सक्रिप्शंस एक लकी विनर जो रहेगा, जिनका डोनेशन 100 रुपीज़ एंड अबव है, उनको मैं अपनी तरफ से आईपैड 11th जनरेशन दूँगा, ताकि वो अपनी स्टडीज़ या अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएँ। Because I also believe in whatever I have got, whether it is knowledge, money, I also like sharing it with other people. तो let's come back to the original video और आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ ली हैं। अभी इसमें क्या बताया गया है? एल्सवेयर में क्या दिखाया गया है? इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्राइब्ड हैं ऑन हार्ड सरफेसेस, अलग-अलग इंस्क्रिप्शंस हैं, इसके अलग-अलग मीनिंग्स है, इसके अकॉर्डिंगली नीचे कुछ लेटर्स या वर्ड्स लिखे हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो उसको स्टडी करते हैं। इसको डेसिफरमेंट कहते हैं। मतलब एक जो इंस्क्रिप्शन है, उससे पढ़ने की एक अलग लैंग्वेज होती है, तो उसको ट्रांसफ़र करके हम लोग हमारी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेंगे, और ताकि उसको कॉमन मैन जो है, कॉमन ह्यूमन्स जो है वो रीड कर पाए, उसको डेसिफरमेंट कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ द डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट में नॉर्थ अफ्रीका जो कंट्री नॉर्थ अफ्रीका में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट करके कंट्री है, वहाँ पे 5000 साल पहले जो डेसिफरमेंट वहाँ का हुआ है वो काफ़ी फेमस है, इनका कहना है। रोजेटा इज अ टाउन north coast of Egypt. Here an inscribed stone was found. Inscribed stone वहाँ पे मिला था, जिस पे inscriptions थे अलग अलग लैंग्वेजेस के एंड स्क्रिप्ट्स के, ग्रीक थे और 2 अदर फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन लैंग्वेज थी अलग अलग। Scholars could read Greek, figured out that what names of the kings and queens were enclosed in a little frame. तो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने रीड किया, ग्रीक लैंग्वेज उनको समझ में आई, तो उन्होंने किंग्स के नाम वगैरह सब बता दिए। कॉल्ड अ कार्टोच। They placed Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds on which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and bird for A. ये देखिए, लायन को उन्होंने L लिख दिया और बर्ड को इन्होंने A लिख दिया। देखिए यहाँ पे भी लायन दिख रहा है, तो यहाँ पे L उन्होंने लिख दिया। ऐसे अलग अलग साइंस उन्होंने जो लेटर्स है उसको वहाँ पे दिए। ओके, मूविंग ऑन। अभी यहाँ पे लेट्स रिकॉल करते हैं, चलो ठीक है। हम लोगों ने नर्मदा वैली के बारे में पढ़ा, तो नर्मदा वैली के आसपास क्या होता था? हंटिंग एंड गैदरिंग्स होता था। यस, मगध क्या था? लार्जेस्ट किंगडम था ना ये, तो मगध का आ गया लार्जेस्ट किंगडम में। गारो हिल्स में होता था अर्ली एग्रीकल्चर, तो गारो हिल्स का अर्ली एग्रीकल्चर। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में फर्स्ट सिटीज आपको देखने को मिली, राइट। और गंगा वैलीज में सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, और इंडस वैलीज की सिटीज 4700 ईयर्स अगो। कीवर्ड्स में ट्रैवलिंग हम लोगों ने देख लिया, मनुस्क्रिप्ट्स में हम लोगों ने देख लिया पाम लीफ या जो बर्क होते थे ट्रीज के, वहाँ पे वो लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन स्टोन या मेटल पे होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो फाइंडिंग्स करते हैं बाय एक्सकेवेशन के थ्रू। हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में सोर्सेस कौन से हैं इसके बारे में जानने के लिए, जैसे कि सील्स हम लोगों ने देखे, कुछ सिक्के वगैरह देखे, उनके फूड टाइप, क्लोथ्स, बोन्स, जो उनका खाना है वगैरह वो सब देखा। और डेसिफरमेंट भी हम लोगों ने देखी, जिसमें इजिप्ट का एक एग्जाम्पल है। तो दैट्स ऑल इट इज़ देयर इन दिस चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ, इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट करते हैं। 8000 ईयर्स अगो।
फर्स्ट सिटीज़ कौन-सी थी इंडस के वहाँ पे? वो 4700 साल पहले जो बसी थी वो, गंगा में 2500 ईयर अगो मगधा जो था वो बिग किंगडम था। और प्रेज़ेंट डेट के बारे में यहाँ पे बोला गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप ऐसे ही और वीडियोज़ चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ में, ताकि मैं जो ये इनिशिएटिव मैंने हाथ में लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप जो शेयर कर रहे हो उससे जो नॉलेज है वो मेरा और आपका सबका बढ़े। हम लोग एक साथ सब ग्रो करेंगे, सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। तो मेरा एक ही कहना है, मेरे साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। अभी इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। इसमें मैंने पूरा चैप्टर 1 कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ मैं इसका शॉर्ट एंड क्रिस्प जो रिवीजन है उस पे बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियोज़ के जो लाइक्स आएँगे